हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियो लेक्चर रूम विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क ऑफ सीए ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कभी सोचा है आपने कि हम जो सीए ब्रेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं उसके साथ हम हमेशा रिस्क फैक्टर ही क्यों जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं? रिस्क फैक्टर हम काज क्यों यूज़ नहीं करते? काज हम हमेशा यूज़ नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं रिस्क फैक्टर है ये सीए ब्रेस्ट का। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये काज है सीए ब्रेस्ट का या ब्रेस्ट कैंसर का। हम हमेशा सुनते हैं ये रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये बात हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है ये कभी भी डायरेक्टली जो है एक चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता। हमेशा कोई और डिसऑर्डर आके इसको लीड करता है या कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अपने, कुछ ऐसे नॉर्मल बॉडी चेंजेस भी हो सकते हैं जो सीए ब्रेस्ट को जो है वो लीड करते हैं, या कोई म्यूटेशन हो सकती है, जेनेटिक चेंजेस हो सकती हैं जो लीड करती हैं टू द सीए ब्रेस्ट। तो हम हमेशा पढ़ते हैं रिस्क फैक्टर। कभी भी सीए ब्रेस्ट के काजेज़ नहीं होते, हमारे पास हमेशा रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपके बुक में मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है कि 2019 में कितना जो था सीए ब्रेस्ट के केसेस कितने थे, फिर हमारे पास टाइम के साथ साथ कितना जो है रिड्यूस हुआ। आजकल जो 2023 में रिसर्च हुआ है, 2023 की रिसर्च के मुताबिक 2.3 मिलियन फीमेल्स जो है ना वो सीए ब्रेस्ट का शिकार है। ठीक है, ये रिसर्च आप याद रखिए 2023 के मुताबिक। ठीक है, अब जो है ना आजकल जो हमारे पास है सीए ब्रेस्ट के चांसेस काफ़ी हमारे पास कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए? पहले ऐसे होता था कि पहले हमारे पास लंग कैंसर जो था, पहले हमारे पास सीए ब्रेस्ट जो था वो लीड करता था। सारे कैंसर में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर लीड करता था, ऑन द टॉप होता था। ठीक है, अब आजकल जो हमारे पास बिल्कुल ऑन द टॉप है वो है हमारे पास लंग कैंसर। ठीक है, लंग कैंसर किन वजूहात की वजह से है? एक तो ये है कि हमारे पास स्मोकिंग काफ़ी जो है स्मोकिंग रेट बढ़ गया है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं ना उनमें हमारे पास अर्ली डिटेक्शन होती है। जब अर्ली डिटेक्शन होती है, अर्ली डिटेक्ट होकर उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाती है, तब हमारे पास कोई ब्रेस्ट कैंसर उनमें डेवलप नहीं होता या उनके चांसेस हमारे पास काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इन दोनों वजूहात की वजह से लंग कैंसर आजकल हमारे पास ऑन द टॉप लीड कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक जो है रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीए ब्रेस्ट। ठीक है, अब इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना वो हमारे पास है टू टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एक होता है हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और दूसरा हमारे पास है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब मॉडिफाइबल जो है रिस्क फैक्टर हम कहते हैं कि ये हमारे पास चेंज हो सकता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम खुद चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास टाइम के साथ साथ रिकवर हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर ख़त्म हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? नंबर फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो है ना हमारे पास मोटापा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ओबेसिटी, अगर एक पेशेंट को ओबीस है ना तो उसका एक तो ये है कि उसका ब्रेस्ट हैवी होगा। ठीक है, अब हैवी ब्रेस्ट जो है ना इसमें हमारे पास डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होती है। किस चीज़ की डिटेक्शन? सीए ब्रेस्ट की डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। जब वो डिटेक्ट होते होते उसका जो है वो टाइम उस पर गुजर चुका होता है, उसके ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस चल रहे होते हैं, तो ओबीस पेशेंट हाईली रिस्क होता है टू द सीए ब्रेस्ट। ये बात आप हमेशा याद रखें। दूसरा इसमें जो है ना ओबीस पेशेंट में जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें हमारे पास ज़्यादातर फिब्रोसिस्टिक चेंजेस आते हैं। अब फिब्रोसिस्टिक चेंजेस क्या होती हैं? फिब्रोसिस्टिक चेंजेस होती हैं जब हमारे पास नॉर्मल चेंजेस आ जाती है इन द ब्रेस्ट सेल्स। नॉर्मल चेंजेस, कोई मास बन जाता है, कोई नोड्यूल बन जाता है, और ये मास और नोड्यूल किस चीज़ से बनेगा? कलेक्शन ऑफ डक्ट्स।
जो हमारे पास मिल्क डक्ट्स होती हैं ना ब्रेस्ट में, उनके कलेक्शन से हमारे पास नॉर्मल मासेस बन जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अक्सर इसको मिस डायग्नोस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये हमारे पास रिस्की हो जाता है टू द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में जो सेकंड नंबर पे हमारे पास लीड करता है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग हो गया या अल्कोहल, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल ले रहा है ना, और आप इसको सिंपल कह सकते हैं ड्रग एडिक्शन। ठीक है, एक बंदी जो है ये ले रही है ये चीज़ें, तो ये कार्सिनोजेंस है ना, तो ये हमारे पास हाईली रिस्क है टू द सीए ब्रेस्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर आप आ जाए तो थर्ड नंबर पे है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप कर दें एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज कर दें। लैक ऑफ एक्सरसाइज का क्या मतलब है कि जो एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो नहीं करता, तो उसमें जो है हाईली रिस्क फैक्टर्स, हाईली रिस्क होता है टू द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अगर फोर्थ नंबर पे आप आ जाएं तो लेट प्रेगनेंसी। ठीक है, लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में एक रिसर्च हुई है कि जो हमारे पास चाइल्ड, अगर एक बंदी है वो हमारे पास जो है चाइल्ड कंसीव करता है आफ्टर 30 एज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आफ्टर 30 एज में हाईली रिस्क होता है टू द सीए ब्रेस्ट। ठीक है, अगर एक फीमेल है वो चाइल्ड बिफोर 30 एज जो है वो कंसीव करती है, तो उसमें जो है वो सीए ब्रेस्ट के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप फिफ्थ नंबर पे आ जाएं तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है नॉट फीडिंग बेबी। नॉट फीडिंग बेबी। सिक्स नंबर पे अगर आप आ जाएं तो इसमें है हार्मोनल थेरेपीज़। हार्मोनल थेरेपीज़, हार्मोनल थेरेपीज़ अक्सर पोस्ट मीनोपॉजल पेशेंट्स जो होती हैं ना, वो हार्मोनल थेरेपीज़ लेती हैं आफ्टर 45 एज या आफ्टर 50 एज। ये हमारे पास एस्ट्रोजन थेरेपीज़ भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल हार्मोन्स जो है ये इंजेक्ट करते हैं, तो वो हाईली रिस्क होती है टू द सीए ब्रेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास सारे हो गए मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जो हम जो है हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर पे। ये ऐसे रिस्क फैक्टर होती हैं जो आप में जेनेटिकली भी हो सकते हैं या आपके लाइफस्टाइल के साथ आपका मतलब कोई डिसऑर्डर भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं होता कि आप ये चेंज करें ये रिस्क फैक्टर। एक तो इसमें है जेंडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जेंडर मतलब सिर्फ फीमेल को ही हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप आ जाए तो एज। एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, एज है। अब एज किस तरह हमारे पास है, जितना हमारे पास एज बढ़ती जाती है आफ्टर 45 या आफ्टर 50 ईयर्स हमारे पास क्या हो जाता है, हार्मोनल एक्सपोजर ज़्यादा हो जाती है, या जो है एक हमारे पास हार्मोनल एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, या हमारे पास क्या हो जाती हैं, ब्रेस्ट साइज़ में चेंजेस आ जाते हैं। ब्रेस्ट साइज में चेंजेस मतलब ब्रेस्ट का जो आर्किटेक्चर है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैसे चेंज होता है, विद द टाइम बीइंग वो हमारे पास क्या हो जाता है, शेगी हो जाता है। शेगी मीन हैंगिंग टाइप हो जाता है, जो हाईली रिस्क होता है टू द सीए ब्रेस्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर आप आ जाए तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते ना आप, ये नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक्स में अगर आपका फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री भी इसमें आ सकती है कि जेनेटिकली अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फॉर एग्जांपल आपकी बहन हो गई, मम्मा हो गई, आपकी नानी हो गई या दादी हो गई, उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर पहले था तो सेकेंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन या थर्ड जनरेशन में ये हमारे पास जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर इनमें हमारे पास म्यूटेशन हुई है BRCA1 या BRCA2 की जीन्स में, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली जीन्स
फिर ट्रांसफ़र करेंगे अपने जो जनरेशन्स है उस तक, तो हमारे पास उसमें फिर CA ब्रेस्ट हो सकता है। अब ये जो है ना 5 to 10% होता है, जेनेटिक्स 5 to 10% काज करता है किसको, CA ब्रेस्ट को। अब हमारे पास अगर 4th नंबर पे आप आ जाएं तो 4th नंबर पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है मेंस्ट्रुएशन। ये हाईली रिस्क फैक्टर है एज के बाद, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में आपकी 2 कैटेगरीज आ जाते हैं। 2 कैटेगरीज, एक तो ये है कि आपकी लॉन्गर है, लॉन्गर मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, ठीक है, और दूसरा अगर इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर पीरियड है। इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। क्या चीज़, एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन है ना, इसका एक्सपोजर हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। लास्ट में मैं इसका मैकेनिज़्म बताऊंगी कि इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, किस तरह हमारे पास ये लीड करता है टू द CA ब्रेस्ट। इसका मैकेनिज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जो एस्ट्रोजन का एक्सपोजर जितना हमारे पास ज़्यादा होता है ना, उतना हमारे पास CA ब्रेस्ट का जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब लॉन्गर मेंस्ट्रुएशन में हमारे पास फिर 2 कैटेगरीज आ जाते हैं, या अगर हमारे पास अर्ली मेनार्क है, मेनार्क आपका फर्स्ट पीरियड होता है। अगर पीरियड आपका टाइम से पहले आ गया, मतलब अगर एक बच्ची है उसको 12 ईयर्स में आनी चाहिए तो उसको बिफोर 12 आ रहे हैं, 10 में 9 ईयर्स में इस तरह आ रहे हैं, तो मतलब कि इनका जो है पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड लॉन्ग हो गया है ना, तब ये क्या होता है, एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है जो लीड करता है टूवर्ड CA ब्रेस्ट को, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है लेट मीनोपॉज। मीनोपॉज आपका लास्ट जो पीरियड होता है आफ्टर 45 या 50, जब आपके पीरियड्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज। अगर वो 45 एज पे या 50 एज पे नहीं रुकते और वो ज़्यादा टाइम तक जो है पेशेंट उसको एक्सपोज हो रहा है, तब हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लीड करता है टू द CA ब्रेस्ट, ठीक है। इर्रेगुलर पीरियड्स भी हमारे पास लीड करते हैं टू द CA ब्रेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 5th नंबर पे रेडिएशन। रेडिएशन, अगर एक पेशेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको चेस्ट रेडिएशन पड़ रही है ऑलरेडी, अगर उसको हॉकिंग लिम्फोमा है, नेक में जो है वो होता है, अगर वो है, या कोई और इस तरह ट्रीटमेंट उसकी पहले से चल रही है ना, या उसको एसोफेगस कार्सिनोमा है, या कुछ भी इस तरह की इश्यूज़ हैं और उसको पहले से जो है वो रेडिएशंस दी जा रही हैं, उन रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, इंड्यूस कैंसर हमारे पास होता है, इंड्यूस ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है, उन रेडिएशंस की वजह। 6 नंबर पे अगर आप देखें तो 6 नंबर पे जो रिस्क फैक्टर है वो है नॉन कैंसीरियस ब्रेस्ट डिजीजेस। नॉन कैंसीरियस ब्रेस्ट डिजीज़ में हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है वो है एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया जब एबनॉर्मल ग्रोथ हमारे पास हो जाती है इन ब्रेस्ट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है लोबुलर कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये है हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिकली भी हो सकती है, एज के साथ भी हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक भी हो सकती हैं, जैसे रेडिएशन में है या नॉन कैंसीरियस ब्रेस्ट डिजीजेज हैं, वो लीड कर सकती हैं टू द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म कि एस्ट्रोजन एक्सपोजर से हमारे पास CA ब्रेस्ट कैसे काज होता है, कैसे जो है वो लीड करता है टू द CA ब्रेस्ट। अच्छा जी, अगर आप देखिए ब्रेस्ट के एनाटॉमी को थोड़ा सा, ब्रेस्ट के एनाटॉमी वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इधर मैं आपको समझा रही हूँ एस्ट्रोजन का, तो थोड़ा सा इसमें हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास होते हैं लोब्यूल्स, लोब्यूल्स से यहाँ पे हमारे पास जा रहे होते हैं टू द एम्पियोला, ये हमारे पास होती हैं डक्ट्स, ठीक है। और दूसरा जो है ना हमारे पास लोब्यूल्स और डक्ट्स के हमारे पास एपिथेलियम में हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स का एक इस तरह का लेयर होता है,
ठीक है। अब ये जो सेल्स है ना, ये हमारे पास टाइम के साथ साथ इनमें चेंजेस आती हैं, चेंजेस किस वजह से आती है? चेंजेस की बहुत सी वजह हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 रीजंस है। एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये अल्टर होते रहते हैं, ये सेल्स की शेप और साइज वगैरह, ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल चेंजेस भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन 2 रीजंस की वजह से ये सेल्स हमारे पास अल्टर हो जाते हैं। अल्टर हो के ये हमारे पास क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे पास हाई रिस्क सेल्स, हाई रिस्क सेल्स, सही है। ये हाई रिस्क सेल्स क्या करते हैं? इनको जो है ना, ये हमारे पास फिर एक्टिव सेल्स, मतलब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इन हाई रिस्क सेल्स ने क्या करना है? इसने 3 काम करने हैं। या तो इसने रिग्रेस होना है, रिग्रेस का मतलब ये है कि इसने अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना है, ठीक है। जैसे ये पहले था ना, ये सेल्स पहले थे ना, जैसे ये वाले, इसने अब नॉर्मल वापस अपनी पोजीशन में आना है, ठीक है। ये एक काम तो इसने ये करना है। दूसरा, अगर ये नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता तो ये हमारे पास किल्ड हो जाते हैं, ठीक है, किल्ड हो जाते हैं, जिसको हम ऑटो किलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर ये किल भी नहीं होते, तब तीसरा स्टेप ये क्या उठाता है? ये प्रोग्रेशन करता है। क्या करता है? प्रोग्रेशन करता है। लेकिन इस प्रोग्रेशन का जो है हम यूज वर्ड कर रहे हैं प्रोग्रेशन, लेकिन ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को तो हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें होता है इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन। किस चीज़ की प्रोग्रेशन? हाई रिस्क सेल्स की, ठीक है। हाई रिस्क सेल्स की प्रोग्रेशन हो जाती है टू द, हाई रिस्क सेल की प्रोग्रेशन हो जाती है टू द कैंसीरियस सेल्स, ठीक है। अब ये कैंसीरियस सेल्स क्या करते हैं? सीए ब्रेस्ट कास्ट करते हैं। तो आप तो यही पूछेंगे कि मैम इसमें जो है एस्ट्रोजन का क्या काम है, एस्ट्रोजन यहाँ पे जो है कहाँ से आ गया? बेटा, जो एस्ट्रोजन है ना, ये हमारे पास आता है इधर। एस्ट्रोजन हमारे पास आके ये वाला सारा प्रोसेस कर लेता है, और अगर ये हाई रिस्क सेल्स जो है ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट नहीं होते, तो कभी भी हमारे पास सीए ब्रेस्ट काज नहीं होता। जो ब्रेस्ट का कैंसर है वो कभी भी हाईली रिस्क नहीं होता। लेकिन ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ये इस फेज को जो है वो एक्टिवेट कर लेता है, इस वाले फेज को प्रोग्रेशन करता है ऑफ हाई रिस्क सेल्स टू द कैंसीरियस सेल्स। ये कौन करता है? एस्ट्रोजन। इसलिए हम बोलते हैं कि जब एस्ट्रोजन हमारे पास ज़्यादा होगा, एस्ट्रोजन का एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा, उतनी हमारे पास ब्रेस्ट सेल्स की जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रिएट हो सकता है, अपेयर हो सकता है एक फीमेल में, ठीक है। एक लाइन हम पढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ऑन सीए ब्रेस्ट। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखें, एस्ट्रोजन का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ऑन द सीए ब्रेस्ट। तो होप्स आपको मैकेनिज्म समझ आ गई होगी। ये है नॉर्मल जो है मैकेनिज्म एस्ट्रोजन का, जो अटैक करता है ऑन द ब्रेस्ट सेल्स। होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फीमेल्स को ये हाईली रिस्क होती हैं सीए ब्रेस्ट, तो हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए। अर्ली एग्जामिनेशन करती हैं बस जो है फीमेल्स करती हैं, लेकिन वो लेट एग्जामिनेशन करती हैं, जिसकी वजह से वो जो है लेट डिटेक्शन पे चला जाता है। तो हमने ख़ुद अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, अर्ली एग्जामिनेशन करनी है, और जो है एक स्क्रीनिंग मेमोग्राफी ज़रूर करनी है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, बिफोर 30 या बिफोर 35। ये था आज का हमारा टॉपिक।
टॉपिक होप सो आपको समझ आ गई होगी। होप सो आप थोड़ी सी मेरी इस टॉपिक से थोड़ी सी आपको अवेयरनेस भी जो है वो हो गई होगी कि सी ए ब्रेस्ट कितना हाईली रिस्क है इन द फीमेल। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी पे और ब्रेस्ट एनाटॉमी पे। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।